हिंदी अनुवाद की भाषा नहीं है, हिंदी संवाद की भाषा है। कि भारत एक ऐसा देश है जिसकी अपनी कोई राष्ट्र भाषा ही नहीं है। आपने सुना होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा था, निज भाषा उन्नत है सब उन्नत के मूल। अपनी भाषा की उन्नति ही सभी चीजों की उन्नति की बात करती है। इस अंग्रेजों के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी, उस लड़ाई का सबसे, अगर हम कहें संपर्क भाषा थी, उस लड़ाई का जो हथियार था वो भाषा हिंदी ही थी। तो ये समझिए कि राजभाषा संवैधानिक होती है, प्रशासनिक भाषा होती है, जबकि राष्ट्रभाषा स्वाभाविक रूप से सृजित भाषा होती है, एक तरह से जनता की आवाज, जनता की भाषा। आज हिंदी दिवस है। 14 सितंबर 1949 को हमारी संविधान सभा ने इसे राजभाषा के रूप में आधिकारिक तौर पर मान्यता दी और इसीलिए 14 सितंबर को हर वर्ष हम हिंदी दिवस मनाते हैं। इस हिंदी दिवस को मनाने के पीछे एक सोच ये रही कि कैसे हिंदी का संवर्धन किया जाए, कैसे इसे वास्तव में हिंदुस्तान की भाषा बनाई जाए जो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा व्यवहारिक भाषा बन सके। जब संविधान सभा में सभी चीजों की मान्यताएं तय हो रही थी तो बहुत सारे ऐसे विषय थे जिस पर डिबेट हुआ और कुछ डिबेट बड़े ही हॉट डिबेट जिसको हम कह सकते हैं हुए। उसमें एक डिबेट भाषा को लेकर भी था और ये इस स्थिति में आ पहुंचा, खासकर हिंदी भाषा को शुरुआत से ही राजभाषा बनाया जाए, राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाए। ये बहुत ही ऐसा डिबेट रहा कि नाराज होकर डॉक्टर अंबेडकर जैसे लोगों ने तो ये कहा कि संस्कृत को ही राष्ट्रभाषा बना दीजिए। इस तरह से जैसे ही भाषा का विषय आया तो हिंदी और अहिंदी भाषाई क्षेत्रों में राजनीतिक लकीरें खींचने लगी और एक डिवाइड होता चला गया कि हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकारा जाए या नहीं स्वीकारा जाए। अंततः के.एम. मुंशी और एन. गोपाल स्वामी आयंगर, मुंशी आयंगर फार्मूला कहते हैं, एक समिति बनाई गई और यह फैसला लिया गया कि इस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया जाए और अंततः यह निर्णय लिया गया कि आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी होगी, जिसकी लिपि देवनागरी होगी, एक राजभाषा के रूप में स्वीकारा जाएगा और शुरुआत में सहायक के रूप में अंग्रेजी भाषा होगी। जब संविधान लागू हुआ तो यह प्रस्ताव रखा गया कि 15 वर्षों तक अंग्रेजी सहायक के रूप में होगी और तब तक हम इतना प्रयास करें, हिंदी का संवर्धन करें कि वो इंग्लिश को सब्स्टिट्यूट कर दे, इंग्लिश को हटा दे और हिंदी हमारी आधिकारिक भाषा बन जाए। लेकिन 2024 75 साल से अधिक बीत चुके और आप सबको पता है, आप सब जानते हैं कि भारत में, हिंदुस्तान में हिंदी की स्थिति क्या है। क्योंकि वो जो विल पावर होता है, जो इच्छा शक्ति होती है, जो लचर व्यवस्था है, उन सब ने हिंदी को स्थान लाने नहीं दिया। और इसी बात पर एक काका हाथरसी व्यंगकार है, उन्होंने बहुत अच्छी कविता लिखी थी। बटुक दत्त से कह रहे लटुक दत्त आचार्य, सुना रूस में हो गई है हिंदी अनिवार्य। है हिंदी अनिवार्य राष्ट्रभाषा के चाचा, करने वालों के मुंह पर क्या पड़ा तमाचा। कह काका जो ऐस कर रहे राजधानी में, नहीं डूब सकते क्या चुल्लू भर पानी में। पुत्र छद्मी लाल से बोले श्री मनहूस, हिंदी पढ़नी हो तो बेटा जाओ रूस। जाओ बेटे रूस भली भई आजादी, इंग्लिश रानी हुई हिंद में हिंदी बांदी। कह काका कविराय ढे को भेजो लानत, अवसरवादी बनो स्वार्थ की करो वकालत। मतलब काका हाथरसी ने कहा कि रशिया में अनिवार्य भाषा के रूप में हिंदी हो गई और अगर तुम्हें हिंदी पढ़ना है तो रूस जाओ। और करारा व्यंग किया कि राजधानी में जो नेता बनते हैं, राष्ट्रभाषा के जो पैरोकार बनते हैं, उन्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। इन सारी चीजों के बावजूद इंग्लिश मजबूत होती गई। 91 के बाद जब एलपीजी आता है, वैश्वीकरण, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन के काल में व्यापार की भाषा, अर्थ की भाषा जब से अंग्रेजी बनने लगी, तब चुनौतियां और बढ़ गई और ये तय था कि अंग्रेजी की स्वीकार्यता और अंग्रेजी ने जिस तरह से एक ग्लोबल लिंगुआ फ्रैंका का काम किया, उसे हटाया भी नहीं जा सकता। और यहां बहुत स्पष्ट होना चाहिए, अंग्रेजी को हटाने की वकालत भी नहीं करनी चाहिए। 21वीं सदी में जिस तरह चीजों का दौर है, जिस तरह की व्यवस्थाएं हैं, उसमें अंग्रेजी को इग्नोर करने का मतलब होगा पिछड़ जाना। अतः
एक भाषा के रूप में अंग्रेजी का सम्मान होना चाहिए। अंग्रेजी हमारे बच्चों को, हमारे लोगों को आनी चाहिए, जिससे दुनिया भर हम अपनी ज्ञान की, हम अपनी जो भी हमारी नॉलेज है उसको हम प्रसारित कर सकें। लेकिन इन सब के साथ एक उदाहरण बड़ा साफ है कि जब ग्लोबलाइजेशन के दौर में बहुत सारी कंपनियां बनने लगी, एमएनसी बनने लगी, तो खासकर दक्षिण कोरिया का अगर उदाहरण लिया जाए तो वहां पर जब नए गुड्स और इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स की मार्केट जब बनने लगी तो ऐसा हुआ कि हिंदी, चूंकि भारत एक शुरुआत से बड़ा बाजार रहा है, भारत को बड़ा बाजार माना जाए, तो दक्षिण कोरिया में हिंदी पढ़ाया जाने लगा। और जब हिंदी पढ़ाया जाने लगा, बहुत सारे शिक्षक नियुक्त किए गए भारत से, एक अवसर दिखने लगा। और जब वहां पर दक्षिण कोरिया में हिंदी पढ़ाई जाने लगी, इसी तरह अन्य देशों में भी, तो लगा कि हिंदी बढ़ती जा रही है, हिंदी की स्वीकार्यता बढ़ रही है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद दक्षिण कोरिया में जो हिंदी भाषा लर्निंग प्रोग्राम था वो बंद हो गया, क्योंकि दक्षिण कोरिया वालों को पता चला कि हम क्यों हिंदी सीख रहे हैं। हम जिस बाजार के लिए हिंदी सीख रहे हैं, वहां ज्यादातर लोग जिनके साथ उनको व्यवहार करना है वो सब इंग्लिश बोलते हैं, और वहां इंग्लिश ऑलरेडी थी। और इस तरह जो हिंदी भाषा को लेकर क्रेज शुरू हुआ था एलपीजी के दौर में, वो धीरे धीरे समाप्त हो गया, क्योंकि वो बात अपनी इंग्लिश में भी रख सकते थे। इसी तरह अगर हम हिंदी को चुनौतियों को लेकर देखें, हिंदी की चुनौतियों को लेकर देखें कि आखिर भारत में उसकी ऐसी स्थिति क्यों होती रही, तो ब्रिटिश शासन काल में जो मैकालियन एजुकेशन आया, जिसने रोजगार से इसे जोड़ दिया, और आजादी के बाद भी धीरे धीरे हिंदी और इंग्लिश, खासकर इंग्लिश, वो लैंग्वेज, वो भाषा रही ही नहीं, वो क्लास हो गई। इंग्लिश बोलने वाले को एक संभ्रांत दृष्टिकोण से देखा जाता रहा, और हिंदी बोलने वाले को एक तरह से पिछड़े या देसी रूप में देखा जाता रहा। और इस दृष्टिकोण ने भी भारी परिवर्तन किया। जब आज भी हम सब जब अपने बच्चे को कॉन्वेंट स्कूल में भेजते हैं, और अगर वो कहता है कि हिंदी में मुझे प्रॉब्लम है, हिंदी में नहीं लिख पाता, तो भी हम इस पे गर्व करते हैं, हमारा समाज गर्व करता है। हम अपने दीवारों पर, हम या कहीं पर भी अगर हिंदी में वर्तनी अशुद्धियां देखते हैं, तो भी हमें एहसास नहीं होता, शौक नहीं लगता, झटका नहीं लगता। इसका मतलब बड़ा साफ है कि जब हम अपनी भाषा के प्रति वो भावनात्मक लगाव नहीं रखेंगे, तब तक ऑब्वियस सी बात है वो पिछड़ती रहेगी। इन सभी चीजों में जो चुनौतियां आई, एक सबसे मेजर चुनौती आई राजनीतिक। जैसा मैंने संविधान सभा का जिक्र किया था, खासकर दक्षिण भाषी क्षेत्रों को लगने लगा कि हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने के, अगर राष्ट्रभाषा बनाया गया तो एक समस्या यह आएगी कि जैसे एक तरह से हिंदी का राज हो जाएगा, सर्वोच्चता हो जाएगी। और खासकर तमिल राजनीति, डीएमके की राजनीति ने बहुत ज्यादा हिंसक प्रदर्शन और अलगाव की भावना से एक हमारे जो पॉलिटिशियंस थे, जो हमारे राष्ट्र निर्माता थे, उनको एक तरह से डरा दिया। पिछले कुछ ही वर्ष पहले गृह मंत्री ने एक बार फिर ये चर्चा छेड़ी कि हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में आनी चाहिए, स्वीकार्य भाषा के रूप में आनी चाहिए। लेकिन उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा कि हमारे देश की जो सभी भाषाएं हैं वो दोस्त के रूप में है, सहेली के रूप में है, सखियों के रूप में है। इसीलिए एक हिंदी को अन्य भाषाओं का कंपटीटर ना देखकर उन्हें अनुपूरक के रूप में, कॉम्प्लीमेंट्री के रूप में देखना चाहिए। ये बहुत अच्छी पहल थी। लेकिन फिर भी जैसे ही हिंदी की बात आई तो आपने देखा होगा शायद बॉलीवुड और सो कॉल्ड दक्षिण फिल्म, ये भी इस प्रतिस्पर्धा में कूद आया, चुनौती में कूद आया। अजय देवगन ने जब हिंदी की वकालत की तो कमल हसन और अन्य फिल्म स्टार, इवन ए.आर. रहमान ने भी बहुत इसको एक तरह से आलोचना की कि दक्षिण भारत की भाषा क्यों नहीं। जबकि याद होगा, हिंदी का संवर्धन केवल हिंदी भाषाई क्षेत्र के साहित्यकारों और विद्वानों ने नहीं किया, इसमें बांग्ला, उड़िया, गुजराती, मराठी और दक्षिण भारतीय विद्वानों का भी
बहुत बड़ा योगदान है। सुब्रमण्यम भारती जी को कैसे भूला जा सकता है? लेकिन फिर भी क्योंकि जब राजनीति होती है तो केवल स्वार्थ होता है, और यहीं पर हिंदी भाषा के साथ ये होने लगा। और राजनीति ने भी हिंदी को राष्ट्रभाषा या स्वीकार्य भाषा या भारत की जो संपर्क भाषा है, लिंगुआ फ्रैंका है, नहीं बनने दिया। आज इन सारी चीजों में एक और जो बात आती है, जो नई चुनौतियां हैं हिंदी को लेकर, केवल हिंदी बोलना और हिंदी का समर्थन करना ही अनिवार्य नहीं है, बल्कि इसके पीछे हमारी सरकार को, हमारे विद्वानों को, हमारे लोगों को काम करना होगा। यह समय कंप्यूटर का समय है, यह समय एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समय है। अगर हमारी भाषा वैज्ञानिक मानकों पर नहीं आती है, हम वैज्ञानिक उपकरणों पर नहीं आते हैं, तो फिर वो भाषा आगे नहीं बढ़ सकती। सौभाग्य की बात है कि भारत एक बड़ा बाजार है, अतः आप चाहे चैटबॉट जिसको कहते हैं उसको देखिए, चाहे एआई 4.0 देखिए, चैट जीपीटी जिसको हमने कहा, इन सब में हिंदी को जगह मिली है। लेकिन यह भी एक स्वीकारने वाली बात है कि वो अनुवादित रूप में है। मूल तरीके से जब तक हम विज्ञान से हिंदी को नहीं जोड़ेंगे, हम वास्तविक आर&डी हिंदी के साथ नहीं करेंगे, तब तक उसको उतना ओहदा नहीं मिलेगा जितना कि ये डिजर्व करती है। हमें एक बात याद रखनी है, हिंदी अनुवाद की भाषा नहीं है, हिंदी संवाद की भाषा है। हिंदी चूंकि जनता के बीच, भाषा क्या है? भाषा जनता के बीच जोड़ने की, जनता को जोड़ने की एक तरह से संपर्क सूत्र है, एक माध्यम है। अगर संक्षिप्त में कहें तो भाषा जनता को जोड़ने का माध्यम है। हमारी अभिव्यक्ति स्पष्ट हो जाना चाहिए कि हमारी अभिव्यक्ति उसी भाषा में सशक्त होगी जिस भाषा में हम पलते बढ़ते हैं। और यह तो तय है कि भारत में यह नहीं कहा जा सकता कि हम अंग्रेजी में पलते बढ़ते हैं। अगर हम 2011 के सेंसस की बात करें, चूंकि आप जानते हैं 2021 में कोविड-19 के कारण सेंसस जनगणना नहीं हो पाई और अभी तक जनगणना नहीं हो पाई, तो जब हम डेटा का इस्तेमाल करते हैं जनगणना की तो 2011 की बात करते हैं, चूंकि वो ऑफिशियल डेटा है। जब ऑफिशियल डेटा देखते हैं तो पता चलता है 43% से अधिक, 43% से अधिक लोग भारत में प्रथम भाषा के रूप में हिंदी को देखते हैं, और द्वितीय भाषा के रूप में भी लगभग ये संख्या 11 करोड़ से ज्यादा ऊपर चली जाती है। जबकि अगर दूसरी भाषाओं को देखें और पहली भाषा के रूप में देखें तो केवल 2,60,000 लोग अंग्रेजी की बात करते हैं। वैसे अगर बोलने की बात की जाए तो 13 करोड़ के आसपास लोग इंग्लिश बोल सकते हैं, और अगर इंग्लिश बोल सकते तो अगर हिंदी की बात करें तो भारत में 60 करोड़ से अधिक लोग हिंदी को बहुत अच्छे से बोलते हैं, समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। तो वो गैप भी बहुत ज्यादा है। और अगर हम दूसरी भाषाओं की बात करें अंग्रेजी को हटाकर, तो जैसा मैंने कहा हिंदी 43% से ज्यादा है, उसके बाद बांग्ला 8% है और मराठी 6.8% है, फिर तेलुगु है 6.7%, तमिल है 5.7%। इतना बड़ा गैप है। तो हिंदी जो एक बहुत बड़ा भूभाग है, वहां हिंदी बोली जा रही है, और हिंदी की समझ, भले ही दक्षिण भारत में नकारात्मक राजनीति रही है भाषा को लेकर, लेकिन हिंदी की समझ वहां भी पर्याप्त है। ऐसे में जो मूल, जैसा मैंने कहा, आपने सुना होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा था, निज भाषा उन्नत है सब उन्नत के मूल। अपनी भाषा की उन्नति ही सभी चीजों की उन्नति की बात करती है। ऐसे में वास्तविक विकास से भाषा को लेकर है, और महात्मा गांधी जी ने तो स्पष्ट कहा था कि राष्ट्र भाषा के बिना राष्ट्र गूंगा होता है, और यह भी स्पष्ट कर दिया था 1917-18 में ही कि हिंदी राष्ट्रभाषा हो सकती है। अगर हम अपनी स्वाधीनता संग्राम, आजादी की लड़ाई को देखें, जिस अंग्रेजों के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी, उस लड़ाई का सबसे अगर
हम कहें संपर्क भाषा थी, उस लड़ाई का जो हथियार था वो भाषा हिंदी ही थी। और ये मैं फिर कह रहा हूं, केवल हिंदी बेल्ट नहीं, ये चाहे पश्चिम हो, पूरब हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, हर जगह हिंदी ने ही क्रांति की और आंदोलन की बागडोर संभाली थी। मुझे याद आता है जब केशव चंद्र सेन, बहुत महान समाज सुधारकों में नाम आता है ब्रह्म समाज, और ब्रह्म समाज से अलग होने के बाद भी जिस तरह केशव चंद्र सेन जी ने सामाजिक धार्मिक सुधार की बात की थी, और वो एक तरह से बांग्ला भाषी थे। जब दयानंद सरस्वती उनके पास जाते हैं और ज्ञान के प्रसार की बात करते हैं, तो केसी सेन ने उन्हें सलाह दी कि हिंदी में संवाद करो। यहां तक कि सत्यार्थ प्रकाश को माना जाता है कि हिंदी में लिखने की सलाह केसी सेन ने ही दी। तो एक बहुत संभ्रांत, एक तरह से कहिए संपन्न विरासत रही है हिंदी की, और खासकर स्वतंत्रता संग्राम और ब्रिटिश शासन के खिलाफ अगर लोगों में राष्ट्रीय भावना को जन्म दिया तो वो हिंदी ने दिया। हिंदी हमारी पहचान रही, हिंदी हमारी आजादी की लड़ाई की अस्मिता रही। लेकिन फिर भी आजादी के बाद जिस तरह से हमें कई जगहों पर बड़ा अजीब लगता है कि हमारा राष्ट्रगान है, हमारा राष्ट्रध्वज है, हमारे पास राष्ट्रीय पशु है, हमारे पास राष्ट्रीय पक्षी है, लेकिन हमारे पास राष्ट्रीय भाषा ही नहीं। और केवल इसलिए कि हम एडहॉक पर चीजें करते आए और डरते चले गए। एक कड़े निर्णय की, एक बड़े निर्णय की जरूरत थी, हम उससे बचते रहे। पहले अगर राजभाषा और राष्ट्रभाषा को देखा जाए तो राजभाषा कार्यकारी भाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में है, और इसमें 22 भाषाएं हैं जिन्हें हम राजभाषा का दर्जा देते हैं, आधिकारिक भाषा का दर्जा देते हैं। अगर आसान शब्दों में राजभाषा और राष्ट्रभाषा का अंतर समझें तो यह समझिए कि राजभाषा संवैधानिक होती है, प्रशासनिक भाषा होती है, जबकि राष्ट्रभाषा स्वाभाविक रूप से सृजित भाषा होती है, एक तरह से जनता की आवाज, जनता की भाषा होती है। राजभाषा सीमित होती है, राष्ट्रभाषा विस्तृत होती है, व्यापक होती है। जो राजभाषा है वो नियमों में बंधी होती है, जबकि राष्ट्रभाषा मुक्त होती है। राजभाषा में जब शब्द चयन करने होंगे तो एक समिति बैठेगी, विद्वानों की तकनीकी समिति, वो निर्णय लेगी, जबकि राष्ट्रभाषा का संवर्धन समाज के बीच से होता है, ये जनता की आवाज है। और राष्ट्रभाषा बहुत साफ है कि भावनात्मक एकता को प्रस्तुत करती है, राष्ट्र के तत्वों के एकीकरण की बात करती है। तो राजभाषा और राष्ट्रभाषा में यह अंतर है, ये सबको हमें जानना चाहिए एक भारतीय नागरिक होने के नाते, कि भारत एक ऐसा देश है जिसकी अपनी कोई राष्ट्रभाषा ही नहीं है। हम केवल हिंदी बेल्ट को लेकर, केवल हिंदी भाषाई क्षेत्र को लेकर हिंदी को ना देखें, बल्कि भारत की पहचान के रूप में अगर हिंदी को देखें, और एक चीज स्पष्ट करते हुए चलें कि हिंदी के उन्नयन से, हिंदी के संवर्धन से किसी दक्षिणी भारतीय भाषा का अपमान नहीं होगा, बल्कि उसका भी संवर्धन होगा। अनुपूरक के रूप में सबको आगे बढ़ने की जरूरत है। आप सोचिए, जिस भाषा ने हमें गुलाम बनाया हो 200 साल तक, जिसने हमारा ज्ञान विज्ञान को पीछे छोड़ दिया हो, हम वो गुलामी की भाषा पे क्यों गर्व करें? हम उस गुलामी की भाषा को राष्ट्रभाषा मानकर, और एक तरह से राजभाषा के रूप में, स्वीकार्यता के रूप में, लिंगुआ फ्रैंका के रूप में तो अंग्रेजी को स्वीकारा ही जा रहा है, लेकिन क्या ये वास्तविक भारत की धरोहर के लिए सही है? हमें क्या इसको उखाड़ नहीं फेंकना चाहिए अगर ये गुलामी का प्रतीक है? कम से कम राजभाषा के ओहदे पर। दूसरी चीज, हम जो भाषाएं हैं, हमारी कोई अपनी भाषा क्यों ना, मैं नहीं कहता हिंदी है, लेकिन क्या तमिल, तेलुगु, बंगाली और मराठी की स्वीकार्यता, मैंने आंकड़ा देकर कहा कि जब लगभग 50% से अधिक लोग हिंदी बोलते हैं और समझने वाली संख्या 70% चली जाती है, तो फिर क्यों ना इसकी तरफ अमल किया जाए जो भारत की अपनी पहचान को काबिज करे, और साथ ही साथ जो हमारी अन्य भाषाएं हैं
क्षेत्रीय भाषाएं, उनके भी उन्नयन पे ध्यान दिया जाए और जहां जो समझी जाए उसको सहयोगी भाषा के रूप में जरूर से जरूर अपनाया जाए। और यहां यह भी मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यहां फिर से अंग्रेजी को हटाने को, अंग्रेजी की द्वितीयक बनाने की बात नहीं हो रही। अंग्रेजी का ज्ञान होना चाहिए। 21st सेंचुरी में जब वैश्वीकरण पहचान बन गई है समाज की, अर्थव्यवस्था की, ऐसे में उसे इग्नोर किया ही नहीं जा सकता। हम सीखें, लेकिन जो सम्मान, जो प्रतिष्ठा और जो कार्य हम हिंदी में कर सकते हैं, आखिर हम क्यों ना करें। बड़ा दुर्भाग्य है, हम अमृत काल मना रहे हैं, लेकिन आज भी जहां न्यायालय की भाषा और खासकर उच्चतम न्यायालय की भाषा हिंदी ना हो पाई हो, उस देश में हम हिंदी की स्थिति पर क्या चर्चा करें। सोचिए कितना अजीब स्थिति होती होगी कि जिसका केस है, जिस वादी का कोई केस अभियोग है, और जो जब वो कोर्ट में जाता है तो वकील और जज इंग्लिश में अगर बात कर रहे हो तो उसको पता ही नहीं चल पाता होगा कि बेचारा उसका मत क्या है, उसके बारे में क्या चर्चा हो रही है। वो केवल एक मूक नागरिक की तरह, एक गुलामी की तरह, जिस तरह की स्थिति थी वो देखता रहा होगा कि पता नहीं उसके साथ क्या हो रहा है। जहां की न्याय की भाषा ही अपनी ना हो, जहां बहुत महत्वपूर्ण प्रशासनिक भाषा ही अपनी ना हो, तो वहां पर जो विकास है, वहां पर जो सौहार्द है और वहां पर जो राष्ट्रीय एकीकरण है, उसका प्रभावित होना स्वाभाविक है। तो जब अमृत काल का दौर चल रहा है और साथ ही साथ जब कहा जा रहा है कि चुनौतियां तो बहुत सारी हैं, जिसमें राजनीतिक है, आर्थिक है, वाणिज्यिक है, वैज्ञानिक चुनौतियां भी हैं, लेकिन इन सबसे लड़ा जा सकता है। और चूंकि हिंदी को राजभाषा और स्वीकार्य भाषा बनाने के पीछे और राष्ट्रभाषा की स्वीकार्यता के पीछे भी बहुत सारे ऐसे तर्क हैं, खासकर देश की एकता को लेकर, अखंडता को लेकर, और सबको एक जैसा कहा गया, इसे थोपा नहीं जाना चाहिए। इसकी बजाय इसकी स्वीकार्यता समाज से आनी चाहिए। हमें ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करनी चाहिए, और ये माहौल तभी बनेगा जब हम सब एक दूसरे से संवाद के स्तर से आगे बढ़ेंगे, और साथ ही साथ जब यह अपनी वैज्ञानिकता, अपनी आर्थिक महत्ता, अपनी प्रासंगिकता सिद्ध करेगा, तो निसंदेह हिंदी की स्वीकार्यता बढ़ेगी। आप देखें, केवल भारत में ही नहीं हिंदी बोली जाती, फिजी में, गुयाना में, मॉरिशस में, त्रिनिडाद में, टोबैगो में, नेपाल में, बहुत सारे विश्व के ऐसे देश हैं जहां हिंदी बोली जाती है। मतलब हमारी जो मान्यता है हिंदी की, वो केवल एक महाद्वीप में, एक उप महाद्वीप में ही सीमित नहीं है। अगर भाषाई बोले जाने वाले पर देखिए तो दूसरे और या तीसरे नंबर पर बोले जाने वाली भाषा है हिंदी। अगर मंdarin, अंग्रेजी और हिंदी को देखा जाए तो आप उस संख्या को आप समझ सकते हैं। तो ऐसे में जब हम डेमोक्रेटाइजेशन की बात करते हैं तब भी हिंदी आती है। जब हम एक वैश्वीकरण के लेवल पर देखते हैं भारत से बाहर अन्य देशों पर, तब भी हिंदी आती है। और याद रखिए, कहा जाता है अंग्रेजी के जो मूल शब्द हैं वो लगभग केवल 10,000 है, और हिंदी के जो मूल शब्द हैं वो 2.5 लाख से अधिक है। तो इसकी जो इसका विरासत है, इसको हमें आगे बढ़ाना है। हाँ, एक चैलेंज जरूर है, जब नई चीजें आ रही हैं, कहा जाता है अंग्रेजी हर साल लगभग 1000 नए शब्दों को एडॉप्ट करती है, और वो रिजिड नहीं है कि इंग्लैंड में बोले जाने वाले हैं शब्दों। पूर्वी अफ्रीका की स्वाहिली भाषा के भी शब्द अंग्रेजी में हैं, तमिल का भी शब्द अंग्रेजी में होगा। और यही हिंदी को एडॉप्टेबिलिटी, अनुकूलनशीलता करनी है। हमें भाषा और हिंदी करती रही है, लेकिन इसे और प्रांजल बनाना है। और सबसे बढ़कर हिंदी को हिंदी रहने दे, व्यवहार की भाषा रहने दे, इसे अनुवाद की भाषा ना बनाए। संस्कृतनिष्ठ हिंदी, गूगल ट्रांसलेशन, इससे बचना है। आईएएस जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा में दुर्भाग्य यह है कि मूल बनता है अंग्रेजी में और उसका ट्रांसलेशन होता है हिंदी में, और अनुवाद इस लेवल का होता है कि उसको शर्म आनी चाहिए। आपको मैं एक उदाहरण देता हूं। एक वर्ष जीएस के पेपर में पूछा गया, स्टील प्लांट लगाने के पीछे क्या क्या कारक होते हैं।
जैसे जमशेदपुर टाटा स्टील प्लांट है या बोकारो स्टील प्लांट है, तो क्या क्या फैक्टर्स होने चाहिए। और जब इसका अनुवाद किया गया तो हिंदी वाले बच्चों को दिखता है इस्पात का पौधा, स्टील को तो इस्पात किया और प्लांट का संयंत्र की बजाय पौधा कर दिया। बताइए इस्पात का पौधा लगाने के पीछे क्या क्या परिस्थितियां होनी चाहिए। ये उस परीक्षा की बात कर रहा हूं जिसे भारत में बहुत ज्यादा प्रतिष्ठा हासिल है, बहुत चुनौतीपूर्ण और कठिन परीक्षा मानी जाती है। अगर अनुवाद का लेवल ये होगा, ये क्राइम है, ये अपराध है। और या फिर जैसा संविधान सभा में डिबेट हुआ था, संविधान सभा में जब हिंदी की बात हुई, कहा गया मूल संस्करण हिंदी में होना चाहिए संविधान का, और जब आया तो ऐसी हिंदी लिखी गई कि वहां हमारे संविधानविदों को कहना पड़ा, और इवन पंडित नेहरू ने कहा कि इसका तो 10% मुझे समझ में नहीं आ रहा। इसी कारण हिंदी पिछड़ती चली गई। आज जब सारी सुविधाएं, वैज्ञानिक टूल्स अवेलेबल हैं, हर लेवल पर हम R&D, रिसर्च, शोध और अनुसंधान कर सकते हैं, तो जरूरत है व्यवहारिक हिंदी की, सामान्य भाषा में, सरल भाषा में समझने वाले हिंदी की। और अगर ये होगा तो इसमें कोई शक नहीं है कि जो इसके पास एक विरासत है, जो सांस्कृतिक विस्तृतता है हिंदी के पास, वो इसे बहुत बेहतर तरीके से आज की भाषा, 21वीं सदी की भाषा बना पाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे पहले राष्ट्रपति थे, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि हमें प्रयास करना चाहिए कि जल्द से जल्द हिंदी की जो स्थिति है या हिंदी को जो वास्तव में दर्जा मिलना चाहिए, हम वहां तक आए। दुर्भाग्य है कि हम राष्ट्रपिता गांधी को जब अपने अनुसार कोट करना होता है तो हम गांधी का नाम ले लेते हैं, हम नेहरू का नाम ले लेते हैं, हम डॉक्टर अंबेडकर का नाम ले लेते हैं, लेकिन जहां पर कोई विवाद होता है तो हम इन महानायकों को भूल जाते हैं। इन सभी ने कहा था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में आना चाहिए। तो जब भी हिंदी दिवस आता है, हम केवल पखवाड़ा ना मनाएं, हम केवल हिंदी पर आकर प्रवचन ना करें, बल्कि वास्तव में सरकार को और जो भी विद्वत लोग हैं उनको बैठकर उनको एक कार्यवाही, एक पूरा रोड मैप बनाकर देखना चाहिए कि आखिर इसे आगे कैसे बढ़ाएं, आखिर हिंदी की स्थिति को और बेहतर कैसे बनाएं, और क्या ये संभव है कि आने वाले समय में, आज तो नहीं है लेकिन आने वाले समय में एक स्वीकार्यता बनाई जाए, बढ़ाई जाए कि हिंदी को अंग्रेजी की जगह स्थापित किया जाए। कम से कम देश में हिंदी की सर्वोच्चता, हिंदी की राष्ट्रीयता को महत्व दिया जाए।